आज है 20 तारीख 20 दिसंबर और कल हमारा सोशियोलॉजी का सेकंड सेम शुरू हो गया है। कल मैंने वीडियो में तुम्हारे पूरा सिलेबस कि इस बार सेकंड सेम में सोशियोलॉजी के सिलेबस में आप क्या क्या पढ़ोगे वो विस्तार से बताया। ठीक है, आज मैं इस सिलेबस को स्टार्ट कराने जा रही हूं। इस किताब पेपर का नाम है इंडियन सोशल सिस्टम, भारतीय सामाजिक व्यवस्था सिस्टम पूरा। देखिए, मैंने तुम्हें अभी अभी जैसे बताया है कि मैं अपने टॉपिक या अपना सिलेबस शुरू करने से पहले कुछ ऐसी बातें शायद जो तुम्हें नहीं पता है, और आज जो मैं बताने जा रही हूं उसे तुम बोरियत मत समझना। तुम ये सोचो तुम एक कहानी सुन रहे हो मैम से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज मैं बताने जा रही हूं कि भारत कहां से आया, यहां कौन रहते थे। ठीक है, जिस भगवान राम की हम बात करते हैं, रामायण की, वो कहां से आई? महाभारत कौन से युग की है? हम कौन हैं? हमारी उत्पत्ति कैसे हुई? हम लोग कहां से आ गए? तो इस सब की एक इंटरेस्टिंग सी कहानी, और ये कहीं तुम्हें किताबों में इकट्ठी नहीं मिलेगी। ये भारत की कहानी तनु मैम की जुबानी, अलग अलग किताबों का सार है ये, और मैंने भी पढ़ा है और तुमसे अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूं इसलिए क्योंकि आज जो मैं बताने जा रही हूं, जैसे हमने अक्सर सुना है सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगन, आलमगीरपुर, मेरठ, यहां भारत के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ये भारत आया कहां से है और हम लोग किनकी संतानें हैं? हमारे पूर्वज कौन हैं? और जो हम प्रजाति की बात करते हैं, प्रोटोस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड, नीग्रोयाड, हमारी प्रजाति कहते हैं हम मंगोलियाड है। हम मंगोलियाड कैसे बने? तो आज यही सब कहानी, इसको एज अ स्टोरी ही सुनो। आर्य कहा जाता है, हम आर्यों की संतानें हैं। ये आर्य कौन थे? ये कहां से आए? फिर हम इनकी संतानें क्यों कही जाती हैं? कुछ इस तरह के प्रश्न आज मैं इस क्लासरूम में बताने जा रही हूं। और एक इंटरेस्टिंग सी कहानी के तौर पे सुनना। अगर बोरिंग रूप से सुनोगे तो यह कहानी बहुत बोरिंग है, अगर इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से सुनोगे तो मजा आ जाएगा। देखिए, धार्मिक ग्रंथों के बारे में तुमने सुना है? कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ सुने हैं? और रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, वेदांत, ठीक है, इनके बारे में हमने सुना है। ऐसा माना जाता है 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, सीक्वेंस में द्वापर युग और कलयुग। हम किस युग में हैं? कलयुग में। ठीक है, ध्यान से सुनना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। क्या तुम्हें पता है रामायण कौन से युग की कथा है? मैंने अभी देखो, आज हम इंटरेक्टिव, सुनो मेरी बात, परेशान मत हो, सबके आंसर आएंगे और तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने अभी अभी 4 युग की बात की है। सतयुग, ठीक है, सबसे पुराना युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युग हैं। रामायण कौन से उसमें युग में लिखी गई और कौन से युग की कथा है? बोलो। पक्का? मान लिया, सही जवाब दिया तुमने, रामायण। महाभारत? वेरी गुड, मेरे बच्चे तो बहुत होशियार है। देखिए, ऐसा एक कहानी है और वो भी उसके अनुसार ऐसा माना जाता था, देवता और दानव 2 थे। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग उसमें रहते थे, अलग अलग उसमें, कोई पाताल में, कोई आकाश में, बिल्कुल उनके स्थान ही अलग थे। तो सतयुग में देवता और दानव अलग अलग रहते थे। त्रेता युग में देवता और दानव एक ही उसमें रहने लग गए। जैसे हमने रामायण की बात करी है, रामायण त्रेता युग की है। ऐसा कहा जाता है भगवान राम ने भी पृथ्वी पर जन्म लिया था और वहीं रावण था, यानी एक ही जगह देवता भी थे और दानव भी थे। ध्यान से सुनना, सतयुग में देवता और दानव का अलग अलग स्थान थे।
अलग अलग रहते थे, उनका कोई मतलब नहीं था। फिर आया और सबसे लंबा युग सतयुग माना जाता है। फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में देवता और दानव एक ही स्थान पर रहने लगे। जैसे रामायण जो है युग, देवता और दानव एक ही परिवार में रहने लगे। ध्यान से सुनो, देव कैसे, महाभारत तुमने देखी होगी, वही पांडवों का और वही कौरव, तो एक ही परिवार में रहने लगे। और कलयुग, ऐसे कलयुग कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर ही देवता और दानव, और देखा जाए तो वास्तव में ये फैक्ट है, परिवार छोड़ो, हमारे अंदर ही एक देवता है और एक दानव है। तो ये एक स्टोरी है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग थी। हालांकि मैंने भी किताबों से पढ़ा है, और जो आज मैं शेयर कर रही हूं, मैंने तुम्हें क्या कहा क्लास शुरू करने से पहले, बस इसे इंटरेस्टिंग सी स्टोरी समझना। क्योंकि देखो, जो कि मैं हर बार कहती हूं, पढ़ाई को हम जितना बोरिंग समझेंगे वो इतनी बोरिंग है, और पढ़ाई को यदि हम सोचेंगे स्टोरी की तरह, प्रैक्टिकली समझेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अब भी मैं ये मानती हूं, तुम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इसके बारे में भूलोगे नहीं, ठीक है? क्योंकि मैंने कुछ तुमसे अच्छे और बुरे, देवता और दानव, कुछ ऐसे एग्जाम्पल से बताया। चलो, ये तो बात हो गई युग की, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो हम भारत, इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पेपर के नाम है इंडियन सोशल सिस्टम। तो जिस इंडिया या जिस भारत की बात हम लोग करते हैं, ये आया कहां से, हम लोग कहां से आए? और ऐसा कहा जाता है हम लोग आर्यों की संतानें हैं। देखो, अब एक स्टोरी और सुनो। ऐसा माना जाता था, जो ये सती, पहले थोड़ा सा हल्का सा फिर वापस आ रही हूं, ये आज से हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व ये युग चले थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये आज के नहीं है, ये बहुत पुराने हैं, ठीक है? तो इन्हें आप भूल जाइए, भगवान श्री कृष्ण को, राम को, इनको भूल जाइए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसकी। अब इसके पुराण कहां से मिले भारत के? देखो, इतिहास जो है वो 3 भागों में विभक्त है। मैं सोशियोलॉजी की टीचर हूं, मैं इतिहास की नहीं हूं, फिर भी तुम्हारी नॉलेज कि तुम्हें पता होना चाहिए ये इतिहास क्या है। प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और इतिहास, ठीक है? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, ध्यान से सुनो। प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक कहते हैं जो हमें साक्ष्य मिले, लिपियां मिली, पर हमें पता ही नहीं है, वो हम पढ़ने में हमने उन्हें सफलता ही नहीं हासिल की, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वो कब का था, क्या था, कुछ नहीं पढ़ पा रहे। आद ऐतिहासिक कहते हैं कि जो सामान मिला, जो लिपियां मिली, जो साक्ष्य मिले, उसमें हम थोड़े थोड़े पहचान पाए हैं, बहुत ज्यादा नहीं। और इतिहास कहते हैं उसको जो बीत चुका है, जो मिला है हमें, और हमने उनकी लिपियों को भी पढ़ने में सफलता हासिल कर ली और पहचान लिया कौन से सदी के सिक्के थे, ये कुषाण ने चलाए, ये वैदिक सभ्यता, ये यहाँ की सभ्यता थी, तो उसे कहते हैं इतिहास। तो प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ठीक है? समझ में आ गया? चलते हैं आगे। तो अब हम बात कर रहे हैं भारत की। ऐसा माना जाता है भारत के जो मूल निवासी थे वो द्रविड़ थे, एक तरह से ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब होती है ना, जनजातियां। ऐसा माना जाता है भारत में सिर्फ द्रविड़ प्रजाति के लोग निवास करते थे, और द्रविड़ों का यहां खास तौर पर पूरा अधिकार था। हम लोग द्रविड़ नहीं है, ध्यान समझना, हम लोग द्रविड़ नहीं है। भारत के मूल निवासी कौन थे? द्रविड़, ठीक है? फिर आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, फारस से और मध्य एशिया से। आर्य लोग, कुछ लोग तो कहते, देखो इसकी अलग अलग स्टोरी है। स्टोरी क्या है? तुमने सिंधु घाटी की सभ्यता सुनी होगी, सिविलाइजेशन ऑफ सिंधु घाटी, सिंधु घाटी की सभ्यता सुनी है? तुम ये माना सिंधु घाटी की सभ्यता पुरानी है, उनमें बहुत से लोग कहते हैं इसका संबंध आर्यों का सिंधु घाटी से है। नहीं, आज मैं तुम्हें यहां बहुत स्पष्ट, अब तुम्हें क्या इसे हिस्ट्री मानो चाहे समाजशास्त्र मानो, सिंधु घाटी थी पुरानी। आर्य और जो द्रविड़ों के बारे में हमारी प्रजाति आई और जो हमारा भारत अस्तित्व में आया, वो सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आया। और ये मैंने कैसे ढूंढा? क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता कहीं ना कहीं नगरीय सभ्यता थी, ऐसा माना जाता था। उनकी जो
मकानों की शैली थी वो ऐसी थी, पूरी नालियां बनी होती थी, स्नानागार होते थे, अन्नागार मतलब अन्न के रखने के भंडार बने हुए थे, पूरा सिस्टमैटिकली नगर बसता था। तो वो नगरीय सभ्यता थी। कौन? सिंधु घाटी की सभ्यता। और जबकि आर्य जब भारत में आए, आर्यों की सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता। उन्होंने वो ग्रामों में बसते थे। तो ध्यान रखना, वो आर्यों का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। बहुत से लोग पजल करते हैं। और मैंने एक चीज सुनी थी, राखी गढ़ी में एक कंकाल मिला। अभी मैंने बताया ना, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल, थोड़ा धीरे धीरे बताती हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल थे गढ़वारी वाला, धौलागिरा, राखी गढ़ी, कालीबंगन, आलमगीरपुर मेरठ की साइड से मिला था। ये सब सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल है। अब इसी में राखी गढ़ी एक जगह है राजस्थान और गुजरात के पास। तो इसमें एक कंकाल मिला, तो उन्होंने कहा उस कंकाल में ना आर्यों के गुण मिले, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। सिंधु घाटी की सभ्यता का संबंध बिल्कुल भी इससे, वैदिक सभ्यता से नहीं है। आर्यों की सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। और यहीं से भारत की असली शुरुआत मानी जाती है, वैदिक सभ्यता से। सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं। ऐसा माना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता तक का तो विनाश हो गया था और ये एक नगरीय सभ्यता थी। कैसे पता चला? जैसे मैंने बताया, नगरों की आकृतियां, नगरों का निर्माण, नाली बनी रहती थी उस समय, ड्रेनेज सिस्टम पूरा, ठीक है। बाजार हुआ करते थे बड़े बड़े। देखो, नगर किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो, नगर किसे कहते हैं? जो सिस्टमैटिकली बसे होते हैं, बाजार होते हैं, सारी सुख सुविधाएं होती हैं। तो सेम ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे। वहां बड़े बड़े स्नानागार, सिस्टमैटिकली लोगों के वो बाथिंग एरिया और ये सब बने रहते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को बोला जाता है नगरीय सभ्यता। और जब आर्य, मैंने तुम्हें बताया भारत के मूल निवासी कौन थे? द्रविड़। ध्यान रखो, मैं बार बार पूछूंगी और पूरी सोशल सिस्टम में, चाहे मैं परिवार पढ़ाऊंगी, विवाह पढ़ाऊंगी, जाति पढ़ाऊंगी, तुमसे यही पूछूंगी और तुम मुझे आंसर देते रहना ऐसे ही। भारत के मूल निवासी थे द्रविड़, जो एक ट्राइब मानी जाती थी। आर्य लोग जो थे वो फारस से आए थे, यानी मध्य एशिया से। कि बहुत से लोग कहते हैं कि इन्होंने आक्रमण किया था। अब इसके पूरे साक्ष्य तो नहीं मिले हैं और ना मैं उस समय थी, तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं आर्य जो थे, आर्य आक्रमण करने आए थे भारत पे, क्योंकि भारत बहुत समृद्ध था। कुछ लोग कहते हैं ये टुकड़ों में आए थे, कि फारस से उन्होंने कहा चलो इधर इधर के एरिया में जाकर बसते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसी रीतियां प्रचलित है। लेकिन जो हर्बर्ट रीजले थे, हर्बर्ट रीजले ने बताया कि आर्य जो है युद्ध के उद्देश्य से भारत में आए थे और उन्होंने यहाँ के मूल निवासी द्रविड़, कौन थे? द्रविड़, द्रविड़ों के ऊपर आक्रमण किया। ध्यान से सुनना, एक स्टोरी, राजा रानी की तरह एक स्टोरी सुनना। भारत के मूल निवासी थे द्रविड़। आर्य फारस से आए थे, मध्य एशिया से। और आर्यों का जो समाज था वो कहीं वर्गों में विभाजित था। उच्च मतलब स्वर्ण मतलब उच्च जाति के मानते थे, फिर उनमें मध्य जाति के भी होते थे, कुछ निम्न वर्ग के भी होते थे। तो जब आर्य भारत में आए तो वो युद्ध करने के उद्देश्य से आए थे, अपने साथ वो अपनी स्त्रियां नहीं लाए थे। ये मैं बात बता रही हूं हर्बर्ट रीजले की, ध्यान से सुनो। जो मैं अभी तुम्हें कहानी बता रही हूं ये मैं रीजले के अनुसार बता रही हूं, हर्बर्ट रीजले के अनुसार। ये तनु मैम के अनुसार नहीं है, ये है हर्बर्ट रीजले के अनुसार। क्या? एक कहानी कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए, युद्ध करने के उद्देश्य से आए, कि उन्होंने कहा कि भारत तो बहुत समृद्ध है, बहुत वहां की सोना चांदी और वहां पे अनाज, हर तरह के अनाज, वहां की जलवायु ऐसी है, हर फल सब्जी होती है। तो उन्होंने कहा चलो भारत में चलते हैं। तो यहाँ के मूल निवासी जो थे वो थे द्रविड़। उन्होंने, आर्यों ने द्रविड़ों के ऊपर आक्रमण किया और द्रविड़ों को परास्त कर दिया, हरा दिया युद्ध में, ठीक है। जब द्रविड़ युद्ध में हार गए तो वो आर्यों के दास बन गए, सेवक बन गए। क्योंकि आर्य किस पर्पज से आए थे भारत? युद्ध करने के उद्देश्य से। जब वो भारत आए उन्होंने कहा जितना हमने सोचा था उससे अच्छा है भारत,
चलो कुछ लोग क्या किया, यहीं बस जाते हैं भारत में, तो उन्होंने द्रविड़ों की लड़कियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ध्यान से सुनो, हम लोग कहां से आए, कहां से हम, कुछ लोग देखो, आज भारत में तुम सोचो, अगर तुम यूरोप वगैरह में जाओगे, सब लोग प्रोटेस्टेलियाट प्रजाति के हैं, सब गोरे गोरे गोरे, ठीक है। तुम अफ्रीका में जाओगे, सब नीग्रोयाट, सब काले काले काले। लेकिन कोई यदि भारत में आ जाए और कश्मीर चला जाए, ये गोरे हैं। फिर यदि एमपी और उत्तर प्रदेश आ जाए, ये पीले से हैं। अगर साउथ चला जाए, अरे ये तो अफ्रीकन से हैं। ऐसे क्यों है भारत में? क्या कभी किसी ने सोचा है या इतना मिक्सचर क्यों है? ये तो मिक्सचर नमकीन हो गई, भारत ना हो गया। रीजन जो मैं अभी अभी बता रही हूं तुम्हें, कि आर्य जो थे फारस से आए, उन्होंने द्रविड़ माने जाते थे नीग्रो प्रजाति के, आर्य माने जाते थे प्रोटो ऑस्ट्रेलियान। तो आर्यों ने यहाँ के द्रविड़ों को हराया और यहीं बस गए, छोटे छोटे गांव बनाए, जैसे छोटे छोटे गांवों के तौर पर वो पूरे भारत में बस गए। द्रविड़ों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई वो पीत प्रजाति की हुई। हम लोग आर्य और द्रविड़, इनकी जो संतानें उत्पन्न हुई, यानी आर्य प्रजाति का पुरुष, द्रविड़ प्रजाति की स्त्री, और जो संतानें पैदा हुई वो पीत मंगोलियाड, हम लोग पीत प्रजाति के लोग। और फिर उनमें भी समाज बटा हुआ था, आर्यों में उच्च मध्यम। तो उस तरीके से भारत में जो ये वैरायटी मिक्सचर नमकीन देखने को मिल रही है ना, तो ये उन्हीं की देन है, आर्यों की और द्रविड़ों की। हम भारत को पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। आज मैं देखती हूँ बहुत से लोग बहुत सारी हिस्ट्री पढ़े हैं, लेकिन वो इनको सिंधु घाटी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। अगर उनसे हम पूछने लग जाए हम ऐसे क्यों हैं, आर्य कौन थे, तो वो स्टिल वेरी कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। तो तुम लोग चूंकि ये इंडियन सोशल सिस्टम पढ़ने जा रहे हो, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ये प्रजाति क्या होती है, हम लोग कहां से आए, हम किसकी संतानें हैं, हमारे पूर्वज कौन थे। और आर्यों ने जो सभ्यता विकसित की उसे बोला गया वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। तुम यदि हिस्ट्री पढ़नी शुरू करोगे तो सबसे पहले हिस्ट्री में तुम पढ़ोगे वैदिक सभ्यता। मैंने तुमसे एक बात कही थी, लूसेंट पढ़ो, है लूसेंट किसी के पास? अभी ली नहीं सबने, है हाई कहां है? हिस्ट्री उसमें सबसे पहले शुरू होती है, और सबसे पहले वैदिक सभ्यता, ठीक है। सबसे पहले किस चीज से शुरू होती है? वैदिक सभ्यता से। और वैदिक सभ्यता क्या थी? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, रूरल सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता यह थी ग्रामीण सभ्यता। ध्यान रखना, आर्य कौन थे, वैदिक सभ्यता कहां से आई, ये नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता? ये ग्रामीण सभ्यता थी। फिर वेदों का संकलन किया गया। वेदों का संकलन किसने किया? जीके का क्वेश्चन आ गया। लोमहर्ष, उनके पुत्र उग्रश्रवा। वेदों की रचयिता कौन थे? वेदों को किसने लिखा है? लिखा नहीं गया है। वेद तो ऑटोमेटिकली, देखिए कुरान शरीफ किसी ने लिखी हजरत, भले ही हजरत मोहम्मद साहब का नाम आता है, लेकिन जिब्र देखो दिमाग से नाम निकलिया, वो अल्लाह का संदेश हाँ लेके आते थे, वो उनको बताते थे, तब वो लिखते थे। वेद पुरुषों ने नहीं लिखे, किसी मनुष्य ने नहीं लिखे। वेद संकलन करता कहते हैं, वेदों के संकलन करता, वेदों के रचयिता। रामायण तो किसने लिखी? 1600, उसमें तुलसीदास जी ने लिखे और पहले वाल्मीकि जी ने लिखी थी, ठीक है। वेदों का संकलन किया गया है। कितने वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। थोड़ा आज तुम्हें देखो, आज की क्लास को ना तुम कंपटीशन की क्लास मानो, और जो मैं पढ़ाती हूं ना, एक बात सुनो, कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे। अगर तुम सब्जेक्ट के लिखोगे भारतीय सामाजिक व्यवस्था, तो मैं भारतीय सामाजिक व्यवस्था की 2 डेफिनेशन बताऊंगी और हो गया तुम्हारा सामाजिक व्यवस्था, कर लेना एग्जाम में। लेकिन वास्तव में एक एक चीज पढ़ो, ये कहां से आई। जैसे अभी मैंने तुम्हें कुछ युगों के, क्योंकि कई बार हमारे मन में क्वेश्चन उठ जाते हैं, कुछ लोग वेदों को इन युग से जोड़ते हैं। वेदों का इन युग से कोई लेना देना नहीं है। वेद तो यहाँ की वैदिक सभ्यता, इनका संकलन किया गया, लिखे नहीं गए, इन्होंने संकलन किया।
इन्होंने लोमहर्ष उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा, और उन्होंने संकलन करके इसको 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब देखो, जातियों का, परिवारों का वर्णन किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ध्यान से सुनो, कितने परिवार थे, जाति कहां से आई? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णन है इसका, वर्णों का। जो हम कहते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सब ऋग्वेद में संकलित किए गए थे। वहां से पता चलता है जाति का, कैसे समाज था, इसके बारे में। फिर सामवेद, साम, सारे गामा सा। कभी तुम मुझसे जीके पढ़ोगे ना, तुम कहोगे मैडम मजा आ गया। सारे गामा पा, ये वो होते हैं स्वर, ठीक है। सारे गा तो संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद किसे? य से युद्ध, युद्ध की कलाएं, युद्ध में जो शस्त्र विद्या, ये सब यजुर्वेद में। सामवेद संगीत, अथर्ववेद जादू टोना यंत्र मंत्र तंत्र जितने भी थे वो सब अथर्ववेद में। आज तुमने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर पढ़ लिए जीके के, एग्जाम कभी कंपटीशन का देने जाओगे, अरे ये तो मैम ने बताया था। कई बार पूछा जाता था कौन सा वेद यंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित है? अथर्ववेद। कौन सा संगीत का जनक माना जाता है? वाह, तुम तो बहुत ही होशियार हो गए आज की क्लास में, ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कल जब मैंने तुम्हें क्लास में सिलेबस लिखवा रही थी तो मैंने तुमसे, जब सिलेबस लिखते लिखते मैंने बताया था मैं तुम्हें संस्कार पढ़ाऊंगी, पुरुषार्थ, आश्रम, जाति, परिवार, और मैंने तुमसे कहा था ये मेरी उंगलियों पर है। उंगलियों पर इन द सेंस मैंने कभी इनको रटा नहीं, मैंने स्टोरी की तरह समझा। तो आज तुम मुझसे पूरा सिलेबस पढ़ लो। तुम कहो मैडम 2 दिन की नॉन स्टॉप क्लास 48 घंटे की, और आप हमें पूरी 2 यूनिट पढ़ाओ, तो मैं कहूंगी ठीक है, मना नहीं करूंगी, चैलेंज कर रहे हो, मैं पढ़ा दूंगी। कैसे? क्योंकि मैंने इनको समझा है। आज क्यों बता रही हूं मैं कोई रट के नहीं आई हूं किसी किताब से, सिर्फ मैंने समझा है और इसको अपनी मेमोरी में फीड अप कर लिया। पुरुषार्थ कहां से आए, संस्कार क्या है, क्या मनुस्मृति थी, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कहां से आए। क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्हीं में से चले आते हैं। कुछ चीजें हमें रटने की होती है, बाकी कुछ सब कुछ समझने का है। देखो कुछ चीजें तो रटने की है कि वेदों का संकलन किसने किया, कौन सी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता। ये इनका प्रिय पशु कौन सा था? गाय। गाय की पूजा करते थे ये लोग, वैदिक संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति थी। क्योंकि गांव, इनकी सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। गांव में लोग क्या करते हैं? गाय की पूजा करते हैं। गाय की पूजा क्यों करते हैं? दूध भी देती है, गोबर करती है तो वो खाद बन जाता है, ठीक है। दूध देती है तो उससे हमारा घर फल फूल जाता है। घी, मक्खन, दूध, दही, मिठाइयां सब कहां से आती हैं? दूध से। वो गाय की पूजा करते थे, और गाय परेशान नहीं करती, ध्यान रखना। ये कोई लेपर्ड या वो टाइगर नहीं है कि तुम्हें काट खाएगा। कहते ना गऊ है ये, तो ये लड़की क्या है, ये तो गऊ है। गऊ इसका मतलब क्यों कहा जाता है गाय को? गाय सीधी होती है, एक तो बेचारी दूध भी देती है, खाने को सिर्फ घास ही खाती है, और उसका देखा जाए तो सब चीज यूजफुल होता है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, गाय वो थी। महिलाओं को बहुत तवज्जो दी जाती थी वैदिक सभ्यता में, महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता था। सबसे समृद्ध सभ्यता मैं इतिहास की मानती हूं वैदिक सभ्यता को, क्योंकि वहां महिलाओं का सम्मान था। और आज महिलाएं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कहा जाता है आरक्षण है, उसमें भी जूझ रही है। कहा जाता है बहुत सारे अधिनियम है, महिलाओं को संरक्षित करते हैं। बोला जाता है बहुत सारे लॉज बन गए हैं, फिर भी महिलाएं जूझ रही हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। तो आज महिलाएं अपने अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई के लिए लड़ रही हैं। जबकि वैदिक सभ्यता सबसे रिच सभ्यता मानी जाती थी। बहुत सारी नदियों का उल्लेख मिलता है। देखिए अब हम हिंदू, एक हिंदू, हम कहते हैं ना हम हिंदू हैं। हिंदू कहां से आ गया? सिंधु से। सिंधु नदी थी, तो जो आर्य लोग थे ना उनके प्रोनाउंसिएशन, जैसे स को वो ह बोलते थे, सिंधु, हिंदू।
ध्यान से सुनो, आज बड़े रोचक कहानी सुनो कि ये सब शब्द आए कहां से, ठीक है, ये कैसे बने। तो हमारे यहाँ सिंधु नदी थी, सिंधु नदी सॉरी है, ठीक है, तो सिंधु नदी, सिंधु घाटी की सभ्यता भी वहीं से आई, सिंधु नदी आई। जो कई लोग थे जो फारस से आए थे, तो कहीं ना कहीं उनके प्रोनाउंसिएशन, लिंग्विस्टिक यानी भाषा की जो विविधता कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं स को ह बोलते थे। तो जब वो सिंधु बोलने लगे तो वहीं से हिंदू बना, और हिंदू से हिंदुस्तान बना, हिंदू सिंधु हिंदुस्तान। फिर हम भारत, इंडिया, भारत की बात करते हैं, तो ऐसा माना जाता है हमारे कोटद्वार में कण्व ऋषि का आश्रम है, ठीक है। कण्व ऋषि के आश्रम में तुमने अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी थी, किसने लिखी थी, याद नहीं आ रहा मुझे, बोलो। कालिदास ने। मारूंगी पकड़ के तुम सबको। देखो, मेरी क्लास के हर एक शब्द को ध्यान रखना, क्योंकि मैं क्लास जो पढ़ाती हूं ना, ये समझना तुम जीके पढ़ रहे हो, जनरल नॉलेज। तो उसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग है कि किस प्रकार राजा दुष्यंत शकुंतला से मिले थे, कण्व ऋषि का आश्रम था, कैसे उन दोनों में विवाह हुआ और कैसे दुष्यंत शकुंतला को एक श्राप के कारण भूल गया। जब उनका पुत्र हुआ, पुत्र बहुत यशस्वी था, वो शेर के दांत, वो लेपर्ड के दांत गिनता था, तो उसका नाम भरत था। तो भरत के नाम से ऐसा माना जाता है भारत का नाम भारत पड़ा। तो हिंदू कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, हम लोग कहां से आ गए, हम लोग आर्यों की संतानें माने जाते हैं। आर्य कहां से आ गए थे, आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया। आज तुम्हें एक एक क्वेश्चन के आंसर बताना चाहिए इस क्लास में कि आर्य कहां से आए थे। और सबसे पुरानी सभ्यता भारत की कौन सी मानी जाती है, वैदिक सभ्यता। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से माने जाते हैं, वेद। ऋग कितने हैं वेद, कौन कौन से, वेरी गुड। कौन सा प्रिय पशु था आर्यों का, गाय क्यों थी, बहुत सीधी होती है गाय, गऊ है ये तो लड़की क्या है, गऊ है, ठीक है। गाय बहुत सीधी होती है, परेशान बहुत कम करती है और काम बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, महिलाओं का बहुत सम्मान था, ठीक है। तो सबसे प्राचीन सभ्यता में आती है और माना जाता है यहीं से भारत की सभ्यता का विकास हुआ, यहीं से परिवार, जाति, जो हम जिस कास्ट की बात करते हैं, जिस फैमिली की बात, आज मैंने कल जब सिलेबस लिखवाया, इस सिलेबस में मैंने आपको फैमिली, किनशिप और मैरिजेस सब बताया, ये सब यहीं से शुरू हुई है। जिस अब मैं तुम्हें परिवार पढ़ाऊंगी, विवाह, नातेदारी, संस्कार पढ़ाऊंगी, सब कहीं ना कहीं इन सब से ही आया है। फिर जाति प्रथा पढ़ाऊंगी, तो वो तो टोटली आर्यों से ही रिलेटेड है। तो फिर तुम्हें इन सब, जब तक तुम्हें इसकी प्राइमरी नॉलेज, तभी मैंने कहा था अभी सिस्टमैटिकली मैं सिलेबस नहीं कंप्लीट कराऊंगी, पहले मैं तुम्हारे बारीकियत से, बारीकी मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी, और कॉन्सेप्ट लिखने नहीं, समझने वाले। तुम्हें समझना चाहिए कि आर्य कौन थे, जाति प्रथा कहां से आई। हम हिंदुस्तान कहते ना, हिंदू हैं, हिंदू कहां से आया, हिंदुस्तान कैसे बना, भारत कैसे बना। फिर बहुत से लोग कंफ्यूज कर देते हैं, वो कहते हैं कि रामायण जो है अभी के काल की है। अरे नहीं, रामायण तो त्रेता युग की है, वाल्मीकि जी ने लिखा था, फिर उसे तुलसीदास जी ने मॉडिफाई करके सन 1665, शायद कंफर्म नहीं बोल सकती, 16 समथिंग में तुलसीदास जी ने रामायण को रामचरितमानस के रूप में लिखा था। तो ये अभी की मत मानना, बहुत से लोग उन्हें वेदों के साथ मिला देते हैं, उपनिषदों के साथ मिला देते हैं, नहीं, वो अलग है। सबसे बड़ा महापुराण महाभारत है, वो द्वापर युग का है, उसका रामायण से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब चीज, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, ये सब टोटली क्या है, अलग है, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये सब अलग है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन ये अलग थी। और ऐसा माना जाता है कि जो हमारा भारत चला, भारत की सामाजिक व्यवस्था चली, वो यहां से चलनी शुरू हुई थी, वैदिक सभ्यता से, इंडियन सोशल सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे आश्रम को, संस्कार को, धर्म को, क्योंकि उनका जन्म कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुआ था। और बहुत से लोग वैदिक सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता से मिला देते हैं,
जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, इससे संबंधित नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता अलग थी। ऐसा माना जाता है बाढ़ सूखे के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हो गई थी। अतिवृष्टि या बाढ़ आई, उस बाढ़ ने सिंधु घाटी की सभ्यता को समाप्त कर दिया था। सिर्फ यहां पे एक ट्राइब टाइप रहती थी। ट्राइब मतलब भूल क्यों गए हो? ऐसे मत करो कि मुझे शौक लग जाए। सिर्फ द्रविड़ ही उधर रहते थे। द्रविड़ ट्राइब में माने जाते थे। द्रविड़ यहाँ की मूल प्रजाति मानी जाती थी। तब जाके आर्य आए और तब ये मिक्सचर करके हमारा भारत डेवलप हुआ। अब पता चला कि भारत में क्यों साउथ में काले लोग रहते हैं, क्यों मैदानी भागों में हम पीत प्रजाति के लोग रहते हैं, क्यों हमारे ऊपर बिल्कुल उत्तर भारत में तुम्हें बिल्कुल एकदम से गोरे चिट्टे लोग मिलेंगे, क्योंकि हम सब मिक्सचर हैं, आर्यों का मिक्सचर है। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा मजा आया? कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो मेरा मानना क्या है, मैं हमेशा से कहती हूँ हल्का सा मेरा पढ़ा, देखो एक तो मैं लिखाती नहीं हूं। लिखो, तुम किताबों से लिखो, नोट्स ले लो मुझसे, मैं लिखाऊंगी विखाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ समझाऊंगी। क्योंकि लिखने को तो तुम्हारे पास इतना सारा है, तो तुम फिर क्लास में क्यों आते हैं? क्लास में आए हो तो सिर्फ तुम अगर क्लास में आते हो तो समझो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। एक बार नहीं आता, दो बार नहीं आता तो 3 बार पूछो मुझसे, मैं कभी मना नहीं करूंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझो और अपनी हैबिट चेंज करो। अब तुम सेकंड सेम में हो पढ़ने की, जैसे मैं ये पढ़ा रही हूं, सब लोग एक तो लूसेंट खरीद के लाओ। मनवीर, आज ही सब लोग, सोफिया, सानिया, मुस्कान, साक्षी, तुम सब, तेरे पास तो है, आज ही खरीद लो। मैंने नहीं बनाई, मेरा कोई पैचअप नहीं है लूसेंट वालों से। हाँ, जब मैं कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी तो सबसे पहले मैं लूसेंट से की थी, फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। क्योंकि जब अगर हमें अल्फाबेट की नॉलेज नहीं होती, एबीसीडी की, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले एबीसीडी की किताब लाते हैं, उसमें क्या होता है, डायग्राम बने रहते हैं। एप्पल बना है, फिर हम कहते हैं ए फॉर, जोर से बोलो, बी फॉर, हाँ, और फिर हमें समझ में और देख के कलरफुल सा अच्छा लगता है। तो जब तक तुम्हें अक्षर का ज्ञान नहीं होगा, मतलब सिंगल, तब तक तुम शब्दों को और लाइनों को समझ नहीं पाओगे। तो जो हमारी लूसेंट है वो हमारा प्राइमरी बेस है इसका, ठीक है? तो जब तुम लूसेंट पढ़ोगे ना स्टार्टिंग में ही, तो जो आज मैंने पढ़ाया ना वेदों के बारे में, उसमें बताया जाएगा 1028 श्लोक हैं, 10,462 ऋचाएं हैं। तुम जाके देखोगे और हाँ, मैडम को तो बड़ा लन है। लन नहीं है, पहले करे थे हमने, आज तो मैं सब भूल गई कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ओम भूर्भुवः स्वः ऋग्वेद में है, ठीक है? ऋग्वेद में है वर्णन। तो जब तुम हिस्ट्री खोल के लूसेंट से पढ़ोगे सब यही आएगा, फिर तुम्हें मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि तुमने क्लास में मुझसे सुना हुआ है। जब हम किसी चीज को सुनते रहते हैं तो उसको जब पढ़ते हैं तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। फिर तुम देखोगे वेद, क्योंकि किताब में तो ये लिख रखा है वेदों के संकलन करता। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया वेदों के रचयिता कौन है, तो उसमें आएगा फलाना है, ढिकाना है, लोमहर्ष, उग्रश्रवा है, इनमें से कोई नहीं। तो तुम क्या टिक मार के आओगे? हाँ, जबकि आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। उसमें लिखा है रचयिता, अगर लिखा होता संकलन करता, मेरी एक एक शब्दों पे ध्यान दो, एग्जाम में लिखा होता संकलन करता तो आंसर होता लोमहर्ष और उग्रश्रवा। और यदि रचयिता जिन्होंने रचना की है कोई भी नहीं था, ये तो ऐसा माना जाता है अव्यक्तिक है, मतलब किसी ने लिखे ही नहीं है, ये तो संकलन किए गए हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना, एक एक शब्दों पे ध्यान दो और चीजों को समझो। और जैसे मैंने कहा, अगर तुम पढ़ोगे, पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो बच्चों, अपनी कॉपी बनाओ। जैसे मैंने इंडियन सोशल सिस्टम पढ़ा रही हूं, अगर आज तुम मेरे हर एक क्लास को प्रैक्टिकली समझ लोगे तो सोशियोलॉजी का जितने बड़े से बड़े कंपटीशन होते हैं, इवन सिविल सर्विसेज में, आज मैं एक तुम्हें वो शेयर करूंगी। सिविल सर्विसेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट का मेंस में पसंदीदा विषय क्या है? समाजशास्त्र। क्यों? यदि सोशियोलॉजी इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इसके कॉन्सेप्ट समझ लो तुम। और कॉन्सेप्ट समझना नहीं है, हमेशा मैं एक बात कहती है, नोट्स बनाते जाओ। आज जितना भी बताया मैंने, तुम उसके नोट्स बनाना, तो उनको तुम बहुत जल्दी कर लोगे। कभी एग्जाम में कंपटीशन में आएगा तुमको कि हमें तो आता है,
हमारा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे अपने आप को बनाओ। अब बहुत से बच्चे कहते हैं मैडम जब आपसे पढ़ते हैं तो दिमाग में छप जाता है। छप नहीं जाता है, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दी, खुद मेरे दिमाग में छपा हुआ है। तो ध्यान रखना, कोई भी काम करो बहुत मन से करो, नोट्स बनाओ, काम पे फोकस करो। मैं हमेशा देखो मेरे सामने तुम बहुत सारे बच्चों क्लास भर के आते हो, मेरे पास डिपार्टमेंट में भी आते हैं बच्चे, मुझे कॉल भी करते हैं। मैं हर एक बच्चे को निगाह से जानती हूं, मेरा कौन बच्चा कितनी पानी में है। मैं ये भी जानती हूं कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना आगे जा सकता है, और क्योंकि मेरा दिल से बहुत अटैचमेंट है और मैं हमेशा काम को वरीयता देती हूं। ठीक है, काम को इन द सेंस तुम्हारा द्वारा किया जाने वाला काम। मैं देखती हूँ ये बच्चा कितने मन से कर रहा, ये बच्चे क्लास में आ रही है और इसने जो सेशनल में लिखा बड़ा अच्छा लिखा, क्या थोड़ा लिखा लेकिन अच्छा लिखा, मैंने एक एक शब्द पढ़े। तुम कहोगे अरे मैडम ऐसा कैसे? क्योंकि मैं काम की कद्र करती हूं और मैं हमेशा उन लोगों से कहती हूं और भी लोगों से कि बहुत से लोग होते हैं ना, मैं हमेशा सबसे कहती हूं काम की कद्र करो, कान भरने वालों की और चापलूसी करने वालों की कभी कद्र ना करो। जो काम करता है उसकी कद्र करो, क्योंकि वो खुद भी आगे जाएगा, तुम्हें भी आगे ले जाएगा, क्योंकि वो खुद भी आगे जाएगा और तुम्हें भी आगे ले जाएगा। और जो चापलूसी करते हैं और कान भरते हैं ना, वो हमेशा खुद भी पीछे रह जाएंगे और तुम्हें भी कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा अपने काम की कद्र करो। अब हमेशा अपने समय की कद्र करो, टाइम का यूटिलाइजेशन करो। आज मैंने पढ़ाया, आज ही इसको क्लियर कर लेना टॉपिक को, कल पर मत छोड़ देना। आज जैसे मैंने पढ़ाया आज ही से क्लियर करो, आज टॉपिक क्लियर, कल जो मैं पढ़ाऊंगी उससे आगे चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे क्लास